हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, संघर्ष और शांति निर्माण। यूनिट 3 की वीडियो हम बना रहे हैं, यूनिट 3 के पार्ट बी की। यूनिट 3 में आपको 3 पार्ट्स कवर अप करने को मिलते हैं, ठीक है। यूनिट 3 का ए पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, हमारे चैनल पर उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 3 का पार्ट बी जो कि है उपराष्ट्रीय स्तर का संघर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रीय स्तर के संघर्ष के बारे में ये कंप्लीट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी नोट्स बनाए गए हैं ये आपकी स्टडी मटेरियल को यूज करके, साथ में इंटरनेट का थोड़ा सा प्रयोग करके बनाए गए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। पहला टॉपिक आता है उपराष्ट्रीय संघर्ष के निर्धारक। कौन कौन से निर्धारक हैं जिनसे उपराष्ट्रीय संघर्ष होता है? उपराष्ट्रीय संघर्ष वे संघर्ष होता है जो किसी देश की सीमाओं के अंदर होता है, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा, टकराव शामिल होता है, ठीक है। उपराष्ट्रीय क्या होता है? एक ऐसा संघर्ष होता है जो कि किसी एक देश की सीमा के अंदर होता है, जिसमें विभिन्न समूहों या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप्स के बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है, टकराव होता है, ठीक है। ये संघर्ष कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दे, ठीक है। उपराष्ट्रीय संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं, जो कि ये हमने कारण आपको बताए हैं। इन कारणों से ये हो सकता है। अब बात करेंगे हम 3 प्रमुख निर्धारकों की इसके बारे में। सबसे पहले आता है राज्य अल्पसंख्यक संघर्ष। यह संघर्ष आप कह सकते हैं कि हम उपराष्ट्रीय जो संघर्ष है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके 3 जो संघर्ष के पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है राज्य अल्पसंख्यक संघर्ष। यह संघर्ष तब होता है जब सरकार और अल्पसंख्यक समूहों के बीच टकराव होता है, ठीक है। ये संघर्ष कब होता है? जब सरकार के मतलब गवर्नमेंट के बीच में और अल्पसंख्यक मतलब ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। वो किसी धर्म के लोग हो सकते हैं, किसी जाति के लोग हो सकते हैं, जिनकी संख्या कम है, तो सरकार और उनके बीच में क्या होता है? टकराव होता है। अल्पसंख्यक समूह अक्सर भेदभाव, बहिष्कार और उत्पीड़न का सामना करते हैं, जिसके कारण वे राज्य से अलग होना या स्वतंत्रता प्राप्त करने की मांग करते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक जो समूह होते हैं, आपने देखा होगा, जिन लोगों की या जिस भी धर्म, हम धर्म का एक उदाहरण लेके चलते हैं कि जिस भी धर्म में लोगों की संख्या कम होती है, ठीक है, उस धर्म को कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भेदभाव का, बहिष्कार का या फिर उत्पीड़न का। ये चीजें उनको सामना करना पड़ता है। तो जिसके कारण क्या करते हैं वो लोग? वो चाहते हैं कि भाई हमें एक अलग राज्य या फिर अलग जगह दी जाए जो कि इन सब चीजों से एकदम अलग। इस प्रकार के संघर्ष के कुछ उदाहरण में से एक है चेन्या, दारफुर, कश्मीर, कोसावो, श्रीलंका शामिल है, ठीक है। इस प्रकार के जो हमने राज्य अल्पसंख्यक संघर्षों की बात करी, ये उनके कुछ उदाहरण है, ठीक है। कश्मीरी के पे आप देख सकते हैं, ये तो हमारे देश का ही मुद्दा है कि कुछ समय पहले तक कश्मीरी के जो लोग थे उन्हें क्योंकि देखिए उनकी आप कह सकते हैं कि अलग मेंटेलिटी थी, तो ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए था कि हमें एक अलग सेपरेट हिस्सा चाहिए था, ठीक है। तो कश्मीर का मुद्दा भी आप इसमें लिख सकते हैं कंप्लीटली। आगे देखें अल्पसंख्यक पर आक्रमण के बारे में। यह तब होता है जब अधिकांश समूह या सरकार अल्पसंख्यक समूह पर हिंसा करती है, ठीक है। अल्पसंख्यकों पर आक्रमण कब होता है या हमला कब होता है? जब सरकार अल्पसंख्यक समूह के साथ हिंसा करती है। इस प्रकार की हिंसा में नरसंहार मतलब बड़ी मात्रा में लोगों को जान से मार देना, सामूहिक बलात्कार और अन्य अत्याचार शामिल होते हैं। जब ये वाली व्यवस्था आती है या फिर ये चीज होती है तो इसमें नरसंहार भी होता है, सामूहिक बलात्कार भी होता है और अन्य अत्याचार भी शामिल होते हैं। इस प्रकार के संघर्ष का एक उदाहरण रवांडा में नरसंहार है, ठीक है। रवांडा एक जगह है जहाँ पे एक जाति के बहुत लोगों को बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार करके मार दिया गया था, तो ये काफी बड़ा उदाहरण है उस चीज का। अल्पसंख्यक हिंसा, तीसरा पॉइंट आता है अल्पसंख्यक हिंसा। आप देखिए ऊपर हमने पहले पढ़ा राज्य और अल्पसंख्यक के बीच में संघर्ष, ठीक है। दूसरे में पढ़ा अल्पसंख्यकों के ऊपर आक्रमण।
अब ये क्या है, अल्पसंख्यक हिंसा, मतलब अब अल्पसंख्यकों के समूह द्वारा क्या किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, उसका सहारा लिया जा रहा है। ये तब होता है जब अल्पसंख्यक समूह हिंसा का सहारा लेते हैं, अक्सर आत्मरक्षा या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अल्पसंख्यक समूह जो होते हैं, वह लोग जिनकी संख्या बहुत कम होती है, किसी भी समूह के वो हो सकते हैं, तो वो हिंसा का सहारा तब लेते हैं जब वो अपनी आत्मरक्षा या फिर अपनी खुद की रक्षा करना चाहते हैं, या फिर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है उस जगह से, तो वो किस चीज का प्रयोग करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की हिंसा में आतंकवादी हमले, गुरिल्ला युद्ध, दंगे शामिल होते हैं। जब अल्पसंख्यक हिंसा होती है तो इस प्रकार की हिंसा में आपको देखने को मिलेगा आतंकवादी हमले, गुरिल्ला युद्ध और दंगे। इस प्रकार के संघर्ष का उदाहरण है उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष। ठीक है, जो आप कह सकते हैं अल्पसंख्यकों के द्वारा की जाने वाली हिंसा का एक उदाहरण क्या है, उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष। उपराष्ट्रीय संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि देखिए, कोई भी संघर्ष हो उसको कहीं ना कहीं रोकना और उसे समाप्त करना एक इम्पोर्टेंट और एक मुश्किल काम बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली गए और आपने दोनों ग्रुप के बीच में सॉर्ट आउट करा दिया। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संघर्ष क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है, फिर आपको उस संघर्ष का समाधान ढूंढना होगा। इन संघर्षों को हल करने के लिए अक्सर राजनीतिक समझौते, सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो उपराष्ट्रीय संघर्ष है, इनको रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए कुछ आप कह सकते हैं कि चीजें की जानी चाहिए। जैसे राजनीतिक समझौते होते हैं तब ये समाप्त होते हैं। ठीक है, समाज में सुधार आता है, मतलब सामाजिक सुधार होता है तब होते हैं, या फिर आर्थिक विकास होता है तब इस प्रकार के जो हिंसक संघर्ष है ये समाप्त होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम संघर्ष के मूल कारणों को समझें और उनका समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम करें। अब बात करें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की इन टॉपिक्स के बारे में, तो पहला आता है प्रादेशिक अलगाव। यह तब होता है जब अल्पसंख्यक समूह अपने स्वयं के स्वतंत्र राज्य मांग रहे हो। ठीक है, प्रादेशिक अलगाव कब होता है, जब कोई भी समूह एक अपना अलग, आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र राज्य मांग रहे हो। ठीक है, जैसे खालिस्तान का हम उदाहरण लें। ठीक है, खालिस्तान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पंजाब को एक प्रकार से वो हिस्सा पंजाब का जो होने चाहिए वो कंप्लीटली या फिर पूरा पंजाब ही अलग कर दिया जाए भारत से। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये अलगाव, ये प्रादेशिक अलगाव के अंतर्गत आती है। फिर आता है बाहरी हस्तक्षेप। अन्य देश अक्सर उपराष्ट्रीय संघर्षों में शामिल होते हैं जो उन्हें और अधिक जटिल बना देता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि देश में हो रहे उपराष्ट्रीय जो संघर्ष है या देश में हो रहे संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों का भी हाथ होता है, जो कि उस संघर्ष को समाप्त करने में और ज्यादा कठिनाई पैदा करता है। शांति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन अक्सर शांति स्थापना मिशन भेजते हैं ताकि उपराष्ट्रीय संघर्षों को हल किया जा सके, हिंसा को कम करने में मदद मिल सके। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एनजीओ हो गए या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना है उसे भेजा जाता है ताकि जिस देश में भी संघर्ष हो रहा है उस संघर्ष को समाप्त किया जा सके। ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा उपराष्ट्र के निर्देशकों के बारे में 3 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच में प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं उपराष्ट्र के संघर्ष के बाद वाला पॉइंट ये है। ठीक है, और उपराष्ट्र के संघर्ष में 3 हमने पॉइंट डिस्कस करे ऊपर। अब आता है दूसरा पॉइंट जिसमें बात की गई स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। देखिए, एक स्थान पे एक अभिजात वर्ग है। ठीक है, उस वर्ग के बीच में प्रतिस्पर्धा भी है और संघर्ष भी है। इन पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं स्थानीय अभिजात वर्ग और विभिन्न समूहों के बीच में होने वाले, आप कह सकते हैं, संघर्ष के बारे में। स्थानीय अभिजात वर्ग विभिन्न समूहों के लोगों से बना होता है जो अपने क्षेत्र में प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। अभिजात वर्ग किस प्रकार बनता है, ये बनता है विभिन्न समूहों के लोगों को मिलकर। इनमें प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर, कबीले, परिवार, राजनीतिक गुट शामिल होते हैं। ठीक है, अब एक आप उदाहरण ले सकते हैं या फिर हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के अभिजात वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, हो सकता है वो कबीले के लोग हों, मतलब 2 या 3 कबीले के बीच में कंपटीशन चल रहा हो सकता है बड़े बड़े परिवार हों जिनके बीच में चल रहा हो, या फिर राजनीतिक गुट हो। तो क्या होता है, शामिल होते हैं। ये समूह राजनीतिक शक्ति, आर्थिक संसाधन और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये जो समूह है या फिर हम कहें अभिजात वर्ग हैं अलग अलग,
इनको राजनीतिक शक्ति चाहिए होती है, आर्थिक संसाधनों के लिए ये प्रतिस्पर्धा करते हैं और राजनीतिक मतलब प्रतिष्ठा अपनी, आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मान बढ़े उन लोगों का, इस चीज़ के लिए ये लोग क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार के संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये जो संघर्ष हमने बताया इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है साधनों पर नियंत्रण। स्थानीय अभिजात वर्ग अक्सर भूमि, पानी, खनिज, संपदा और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। तो जो अभिजात वर्ग है वो कई चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सबसे पहले आता है साधनों पर नियंत्रण करने के लिए, जैसे भाई भूमि हो गई, उस पर नियंत्रण करने के लिए, पानी का अगर कोई जरिया है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए, अगर खनिज की कहीं मात्रा पाई गई है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं। फिर आता है राजनीतिक शक्ति। वे राजनीतिक पदों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। वो लोग पॉलिटिकल, जो अभिजात वर्ग है, उस क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र के अभिजात वर्ग है, वो चाहते हैं कि उनके पास पॉलिटिकल पावर भी हो, ठीक है। उनके घर का कोई व्यक्ति या उनके ग्रुप का कोई सदस्य राजनीतिक पद पर भी हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। वे समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अन्य लोगों के सम्मान को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिष्ठा से प्राप्त क्या है, कि सम्मान प्राप्त करना। तो वो समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, इसके लिए वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, और सम्मान प्राप्त हो सके इसके लिए वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं एक दूसरे वर्ग से। स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष अक्सर हिंसा का कारण बन सकते हैं, ठीक है। जो स्थानीय, आप कह सकते हैं अभिजात वर्ग के बीच में जब प्रतिस्पर्धा होती है, तो कभी कभार एक ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहां पे वो संघर्ष या प्रतिस्पर्धा हिंसा के अंदर तब्दील हो जाती है, मतलब हिंसा के अंदर बदल जाती है। इस प्रकार की हिंसा में हत्याएं, सामूहिक हत्याएं, नागरिक युद्ध शामिल होते हैं, ठीक है। जब इस प्रकार की हिंसा होती है तो इसमें हत्याएं भी होती हैं, ठीक है। हो सकता है समूह में एक साथ कई सारी हत्या की जा सके, या फिर नागरिक जो युद्ध है वो हो। यह हिंसा स्थानीय समुदाय के लिए विनाशकारी हो सकती है, बड़े पैमाने पर मृत्यु, विस्थापन, आर्थिक क्षति का कारण बन सकती है, ठीक है। तो जब अभिजात वर्गों के बीच में प्रतिस्पर्धा हिंसा में बदल जाती है, तब क्या होता है कि बड़े स्तर पर लोगों की जान माल की भी हानि होती है, और साथ के साथ विनाशकारी भी रहता है उन लोगों के लिए जो उस समुदाय में रह रहे हैं। आगे देखें, इस प्रकार के संघर्ष को हल करने के लिए अक्सर राजनीतिक समझौते किए जाते हैं, सामाजिक सुधार किए जाते हैं, और आर्थिक विकास आवश्यक होता है, ठीक है। अगर आपको दो अभिजात वर्गों के बीच में समझौता, या फिर आप कहें उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको समाप्त करना है, तो कहीं ना कहीं आपको उनके बीच में समझौते कराने होंगे, कॉम्प्रोमाइज कराना होगा किसी चीज को लेकर, और ये जरूरी चीज भी है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन संघर्षों के मूल कारणों को समझें और उनका समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम करें, ठीक है। अगर आपको संघर्ष समाप्त करना है तो आपको पहले उसके कारण ढूंढने होंगे, वो कारण जरूरी है जिनसे पता चलेगा कि ये संघर्ष क्यों चालू हुआ, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे अभिजात वर्ग और के संघर्ष के बारे में, अब इसके भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला आता है चुनाव और संघर्ष अभिजात वर्ग के अंतर्गत। चुनाव स्थानीय अभिजात वर्ग के लिए शक्ति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है, ठीक है। चुनाव जो है, इलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, अभिजात वर्ग के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, या फिर पावर प्राप्त करने के लिए। हालांकि चुनाव भी हिंसा का कारण बन सकते हैं, खासकर अगर वे धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से ग्रस्त होते हैं, ठीक है। चुनाव भी कभी कभार आप कह सकते हैं हिंसक हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर सोचिए कि एक अभिजात वर्ग सही प्रकार से क्या कर रहा है, चुनाव कर रहा है, चुनाव करा रहा है, वहीं दूसरा जो पक्ष है वो धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार करके चुनाव करवा रहा है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में संघर्ष होगा, क्योंकि एक मेहनत कर रहा है और एक धोखाधड़ी कर रहा है, तो यही एक हिंसा का कारण भी बन जाता है। चुनाव से जुड़े संघर्ष को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी हो। चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, मतलब ट्रांसपेरेंट हो, और समावेशी हो, जिसमें अलग अलग लोग मिलकर क्या करें, वोट दे, या फिर जो जिसको भी चुनना है उसको चुने। अब आगे देखें, अभिजात वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका दूसरा पॉइंट आता है विद्रोह और संघर्ष। जब स्थानीय अभिजात वर्ग
सरकार या अन्य शक्तिशाली समूह से असंतुष्ट होते हैं तो वह विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, जब भी किसी स्थान के अभिजात वर्ग सरकार से या फिर अन्य शक्तिशाली जो समूह है उनसे क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, तो वो लोग इस चीज को चेंज करने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह अक्सर हिंसा का कारण बनती है, वे नागरिक युद्ध में बदल जाते हैं। शुरुआत में विद्रोह करते हैं, फिर वो हिंसा में बदलता है और हिंसा करते करते ही वो एक नागरिक युद्ध में बदल जाता है। विद्रोह से जुड़े संघर्ष को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें स्थानीय अभिजात वर्ग की चिंता को संबोधित करें और न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए काम करें। ठीक है, विद्रोह क्या होता है, विद्रोह से जुड़े जो संघर्ष को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ये चीज जरूरी है कि सरकार, जो उस स्थान की सरकार है, स्थानीय सरकारें स्थानीय अभिजात वर्ग की चिंताओं को संबोधित करे। भाई जिस भी चिंता में अभिजात वर्ग है उस चिंता को समाप्त किया जा सके, ताकि ये जो संघर्ष हो रहा है ये संघर्ष समाप्त हो सके। फिर आता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। स्थानीय अभिजात वर्ग अक्सर सामाजिक विभाजन को बनाए रखते हैं और संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। बाहरी हस्तक्षेप स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को और अधिक जटिल बना देते हैं। ठीक है, बाहर से जब किसी मुद्दे में हस्तक्षेप किया जाता है तो वो मुद्दा और ज्यादा कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच शांति और समझौते को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समुदाय हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो क्या करते हैं, अभिजात वर्गों के बीच में चल रहे जो युद्ध है या फिर हम कहें संघर्ष है उसको समाप्त करने में भी हेल्प करते हैं, साथ के साथ समझौता और शांति को स्थापना करने में भी मदद करते हैं। अब आता है तीसरा, अंतर सांप्रदायिक संघर्ष। सबसे ऊपर हमने बात करी थी उपराष्ट्र के संघर्ष के बारे में, फिर हमने अभिजात वर्गों के, स्थानीय अभिजात वर्ग के संघर्ष के बारे में बात करी थी। अब बात करेंगे तीसरे उसमें, अंतर सांप्रदायिक संघर्ष। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखें। अंतर सांप्रदायिक संघर्ष वे संघर्ष होता है जो विभिन्न धार्मिक जातीय समूहों के बीच में होता है। ठीक है, अंतर सांप्रदायिक क्या होता है, सांप्रदायिक जो संघर्ष होते हैं वो अलग अलग प्रकार के धर्मों के बीच, मतलब विभिन्न धर्मों के बीच में या फिर जातीय समूह के बीच में हो सकता है। ये संघर्ष अक्सर भूमि, संसाधन, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा का कारण होते हैं। ठीक है, ये जो संघर्ष है या फिर हम कहें अंतर सांप्रदायिक संघर्ष जो है वो अक्सर क्यों होते हैं, भूमि के लिए, संसाधनों के लिए, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए या सामाजिक स्थिति जो है उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। अंतर सांप्रदायिक संघर्ष बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। इनमें हिंसा, मृत्यु, विस्थापन, आर्थिक क्षति शामिल होती है। अंतर सांप्रदायिक जो संघर्ष है वो भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं डेंजरस हो सकते हैं। इसमें आपको जान माल की हानि भी देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ हो सकता है विस्थापन, लोगों को एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े या फिर आर्थिक क्षति पहुंचे। ठीक है, अब प्रमुख 3 कारणों को भी देख लेते हैं इस चीज के। तो पहला आता है चुनाव से जुड़ा संघर्ष। कई देशों में लोग धर्म या जाति के आधार पर मतदान करते हैं। यदि किसी चुनाव में किसी एक समूह का उम्मीदवार हार जाता है तो उस समूह के सदस्य हिंसा का सहारा लेकर बदला ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंतर सांप्रदायिक संघर्षों के बारे में। तो चुनाव में क्या होता है, कभी कभार आप कह सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा नहीं कहना होता, परंतु कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब कोई पार्टी जीत जाती है तो अपोजिशन क्या करती है, दंगे या फिर हिंसा का प्रयोग करके उस पार्टी को मतलब जो है उसको बदलने की कोशिश करती है। इस प्रकार के संघर्ष को हम कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी और समावेशी हो। ठीक है, इस प्रकार के जो चुनाव है, अगर ये स्थिति आपको बदलनी है तो इस प्रकार के चुनावों को सबसे पहले बंद करना होगा और चुनाव सही प्रकार से कराने होंगे। अंतर सांप्रदायिक संघर्ष का जो पहला पॉइंट आता है जो इसके बारे में डिस्कशन करके बताता है वो है चुनाव से जुड़े संघर्ष। कई देशों में लोग धर्म या जाति के आधार पर मतदान करते हैं। ठीक है, कई देशों में ऐसा होता है जो लोग हैं वो पर्टिकुलर धर्म को लेकर, अगर उनके धर्म से जुड़ी कोई पार्टी है तो उसको वोट दे रहे हैं, उनकी जाति से जुड़ी जो पार्टी है उसको वोट दे रहे हैं।
फिर आता है, यदि किसी चुनाव में किसी समूह का उम्मीदवार हार जाता है तो उस समूह के सदस्य हिंसा का सहारा लेकर बदला ले सकते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है, अपने बड़े स्तर पे तो हम नहीं कहेंगे, पर छोटे स्तर पे ऐसा होता है कि अगर दो पार्टियों में चुनाव हो रहा है और जो पार्टी हार गई, उस पार्टी के सदस्य ऐसा भी कर सकते हैं कि वो हिंसा का सहारा लेके बदला ले जो पार्टी जीती है उससे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के संघर्ष को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि चुनाव को निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और समावेशी होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को रोकने के लिए क्या करना होगा, चुनाव को निष्पक्ष कराना होगा, किसी के भी पक्ष में ना हो, सही चुनाव हो ट्रांसपेरेंट, चुनाव में कोई भी प्रकार की छुपी हुई चीजें ना हो, चेंजेस ना हो, ठीक है, जिसके बारे में जनता को पता ना हो। और तीसरा, चुनाव समावेशी होना चाहिए, सभी के सब समाज के लोग उस चुनाव से जुड़े होने चाहिए। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, भूमि और संसाधन से जुड़े संघर्ष। भूमि और संसाधन अक्सर अंतर सांप्रदायिक संघर्ष का कारण बनते हैं। ठीक है, भूमि या फिर संसाधन आप कह सकते हैं एक अंतर सांप्रदायिक जो संघर्ष है उसका कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं इसके बारे में देखते हैं। विभिन्न समूह भूमि, पानी, खनिज संपदा, अन्य संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कई सारे आपने ऐसे समूह होते हैं, ठीक है, या फिर आप कहें कि उदाहरण के तौर पे कि एक क्षेत्र है जिसमें काफी सारी चीजें उपलब्ध है, परंतु वहां पे कुछ समूह हैं जो ये चाहते हैं कि उन चीजों पे पूरी तरह से उनका नियंत्रण हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब एक समूह उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो दूसरा समूह भी बनेगा, वो भी उस पर यही चीज नियंत्रण पाने की कोशिश करेगा। तो वो जब दोनों के दोनों समूह एक दूसरे से संघर्ष करेंगे तो क्या होगा, हिंसा जैसी चीजें भी सामने आएंगी और प्रतिस्पर्धा तो आम बात है वहां पे। इस प्रकार के संघर्ष को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि संसाधनों को न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए। ठीक है, संसाधन जो भी उपलब्ध है उस क्षेत्र में उन सबको न्याय संगत मतलब सही प्रकार से और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय संगत वो संसाधन प्राप्त होने चाहिए, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न समूहों के बीच सहयोगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर आता है पहचान से जुड़े संघर्ष। अंतर सांप्रदायिक में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे समूह होते हैं, जनजाति होती है जो कि हास्य पर है, जो कि आप कह सकते हैं कि नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है। ठीक है, तो अब आप ही सोचिए कि आप एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वो ग्रुप खत्म होने वाला है, तो क्या आप उसको खत्म होने देंगे? नहीं, आप उसके लिए संघर्ष करेंगे ताकि आपकी जो पहचान है वो हमेशा बनी रहे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो पहचान होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उनके लिए। तो लोग अक्सर अपनी धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक पहचान के आधार पर खुद को परिभाषित करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, लोग अपने आप को धर्म के आधार पर परिभाषित करते हैं, हो सकता है वो अपने आप को जातीय के आधार पर परिभाषित करें या फिर अपनी संस्कृति की जो पहचान है उसके आधार पर वो खुद को बताएं। जब यह पहचान टकराव में आती है तो अंतर सांप्रदायिक संघर्ष का कारण बन जाती है। ठीक है, जब ये पहचान होती है, पहचान पे कोई आप कह सकते हैं हानि पहुंचने वाली होती है, तो अंतर सांप्रदायिक संघर्ष चालू हो जाता है। इस प्रकार के संघर्ष को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी समूहों की पहचान का सम्मान किया जाए और सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, दिया जाए। ठीक है, ये इस प्रकार के जो संघर्ष हैं, जो पहचान से जुड़े संघर्ष हैं, इनको समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई जितने भी समूह हो, अगर हम एक देश के स्तर पर देख रहे हैं तो देश में जितने भी समूह हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी समूहों को उनकी पहचान प्राप्त होनी चाहिए, उन सबका सम्मान एक दूसरे को करना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त पॉइंटों को एक बार देख लेते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। अंतर सांप्रदायिक संघर्ष अक्सर गरीबी, असमानता, भेदभाव से होते हैं। ठीक है, जो अंतर सांप्रदायिक संघर्ष है ना वो मेनली आप कहे कि गरीबी से भी हो सकते हैं। ठीक है, असमानता, अगर समाज में असमानता देखने को मिल रही है तो इस प्रकार के संघर्ष होंगे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर भेदभाव हो रहा है संघर्ष समाज में तो ये प्रकार का संघर्ष देखने को मिलेगा। बाहरी हस्तक्षेप इन संघर्षों को और अधिक जटिल बना देता है। आप देखिए, अब संघर्ष हो रहा है, ठीक है, बाहर से इन संघर्षों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये संघर्ष और ज्यादा जटिल हो जाएंगे, कठिन होते चले जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय शांति और समझौते को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय, दो पॉइंट तो हमेशा आपके सेम ही रहेंगे कि बाहर से होने वाला हस्तक्षेप किसी भी संघर्ष को एक जटिल बना देता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जो एनजीओ हो गए, संस्थान हो गए जो कि शांति निर्माण का काम कर रहे हैं, वो इसको कम से कम कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखें, उपराष्ट्रीय संघर्ष के चरण, युद्ध या संकट से शांति तक। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के चरणों की बात कर लें कुछ, तो प्रत्येक उपराष्ट्रीय संघर्षों की, तो प्रत्येक उपराष्ट्रीय संघर्ष युद्ध या संकट से स्थायी शांति तक राजनीतिक संक्रमण की एक निरंतरता का अनुसरण करता है। ठीक है, कोई भी उपराष्ट्रीय संघर्ष हो वो युद्ध से शांति की तरफ जाता रहता है। ठीक है, और राजनीतिक संक्रमण का क्या करता है, अनुसरण करता रहता है।
अब देखिए इनके पॉइंट्स बताए गए हैं। उपराष्ट्रीय संघर्ष के चरणों में जो पहला चरण आता है वो आता है कोई संक्रमण नहीं केवल हिंसा। ये आपका पहला चरण है। इसके बारे में देखें, ये चरण में क्या होता है। इस चरण में केवल हिंसा जारी रहती है, कोई राजनीतिक बदलाव नहीं होते। यह शांति स्थापित करने और हिंसा समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी या विश्वसनीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो कोई संक्रमण नहीं, केवल हिंसा वाला जो सीन है, इसमें क्या होगा कि केवल हिंसा होती रहेगी, किसी भी प्रकार की शांति की स्थापना नहीं की जाएगी। शांति स्थापित करने के प्रयास के बारे में बात करें इस टॉपिक में, तो कई बार शांति स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं परंतु शांति स्थापित नहीं होती, क्योंकि हिंसा ही एक बड़े स्तर पर चल रही है। तो शांति स्थापित करने के जितने भी आप काम करेंगे वो आप कह सकते हैं असफल होते चले जाएंगे। फिर आता है ये प्रयास अक्सर केंद्र सरकार और राज्य का विरोध करने वाले सशस्त्र समूहों के बीच औपचारिक शांति प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, मतलब ऑफिशियली जब दो ग्रुप्स जिसमें गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार भी आता है और वह समूह जो संघर्ष कर रहा है, इन दो के बीच में बातचीत करके शांति प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। फिर आता है समस्या और संदेह। जब समस्या क्या क्या है इस चरण में, अक्सर यह संदेह होता है कि प्रयास असफल मतलब सफल नहीं होगा। ठीक है, ये संदेह रहता है हमेशा कि जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा। शांति प्रक्रिया में बातचीत रुक जाती है। सशस्त्र समूहों का विखंडन हो सकता है। ठीक है, ऐसे समूह जो कि पूरी तरह से सही है उनका विखंडन हो सकता है। वादा किए गए सुधार और रियायतें पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये समस्याएं सामने आती हैं जब कोई संक्रमण नहीं केवल हिंसा वाला जो चरण है वो चलता है। परिणाम क्या निकलता है, इन कारणों से संक्रमण की प्रक्रिया स्थायी शांति की ओर नहीं ले जाती, हिंसा जारी रहती है और कोई राजनीतिक बदलाव भी नहीं होता। फिर सेकंड आता है दूसरा चरण, त्वरित संक्रमण। इस चरण में क्या होता है, इस चरण में संक्रमण की प्रक्रिया तेजी से होती है। इसमें सभी प्रमुख पक्षों का उच्च विश्वास शामिल होता है। अब क्या होता है, ये एक ऐसा चरण है जिसमें संक्रमण जो है, राजनीतिक संक्रमण, वो क्या होगा, वो तेजी से होगा। यहाँ पे पॉलिटिकल जो काम है, प्रोसेस है, वो तेजी से होगा। साथ के साथ इसमें जो प्रमुख पक्ष होंगे वो एक दूसरे पे उच्च विश्वास शामिल होगा, एक दूसरे का उच्च विश्वास होगा। उच्च विश्वास का महत्व क्या है, सरकार, सशस्त्र विपक्ष, संघर्ष क्षेत्र के प्रमुख नेता, इन सभी के पास कठिन समझौते और रियायतों के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिक राजनीतिक स्थान होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हो गई, जो आप कह सकते हैं कि ऑपोजिशन हो गई, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो गया, और साथ के साथ वह समूह जो कि संघर्ष क्षेत्र के प्रमुख नेता, जिस क्षेत्र में संघर्ष हो रहा है उस क्षेत्र का प्रमुख नेता, ये सब के सब मिलकर क्या करते हैं, राजनीतिक जो काम है वो करने की कोशिश करते हैं। सभी पक्षों के बीच विश्वास का स्तर बहुत अधिक होता है, जिससे शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में आसानी मिलती है। सभी के सब जो पक्ष हैं, ठीक है, पार्टीज है, वो एक दूसरे पर विश्वास करती है ताकि जो समझौते हैं, शांति समझौते, वो अच्छे से किए जा सके, शांति की स्थापना की जा सके। फिर समझौते और कुछ कठिनाइयां भी आती है। कठिनाई, समझौते, रियायतें कौन कौन सी है। शांति प्रक्रिया में शामिल सभी पक्ष जैसे कि सरकार, सशस्त्र विपक्ष, कठिन समझौतों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हो या फिर जो विपक्ष है वो समझौतों को करने के लिए तैयार रहते हैं ताकि शांति की स्थापना की जा सके। ये समझौते और रियायतें संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ये जो समझौते एक इंपॉर्टेंट चीज है ताकि स्थायी शांति, परमानेंट जो शांति है, पीस है, वो कायम की जा सके। फिर परिणाम क्या आता है इस चीज का, उच्च विश्वास और राजनीतिक स्थान के कारण त्वरित संक्रमण की प्रक्रिया अधिक सफल होती है और शांति स्थापित करने में भी तेजी आती है। फिर आता है तीसरा चरण, एकत्रीकरण का। ये क्या होता है, इस चरण में क्या है, इसको देख ले। एकत्रीकरण उपराष्ट्रीय संघर्ष में अबाध क्रम का दूसरा छोर है, जो आमतौर पर बड़े समझौते पर पहुंचने के बाद होता है। इस चरण में संस्थानों में एक बड़ी परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। अब देखिए इस प्रकार है, पहले हिंसा हुई तो कोई शांति नहीं स्थापित हो पाई। दूसरे चरण में क्या हुआ कि शांति स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा और विपक्ष द्वारा काम किया जाने लगा। तीसरे में क्या है, अब जब शांति स्थापित हो गई, ठीक है, कुछ हद तक शांति स्थापित हो गई, तो दूसरा छोर उस चीज का क्या है कि बड़े समझौतों तक पहुंचने के बाद जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उनमें बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। प्रक्रिया की विशेषता की बात करें तो बड़े समझौते, इस चरण की शुरुआत में आमतौर पर बड़े समझौते से होती है जो प्रमुख पक्षों ने स्वीकार किए होते हैं। ठीक है, संघर्ष करने वाले जो इंपॉर्टेंट पक्ष या पार्टी हैं वो समझौते करते हैं
और जिससे शांति स्थापित होती है। ये समझौते संघर्ष को समाप्त करने और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाते हैं। ये जो समझौते होते हैं, डील्स होती हैं, ठीक है, ये शांति की स्थापना की दिशा में, ठीक है, जिस दिशा में शांति की स्थापना की जा रही है उस दिशा में एक अच्छा खासा कदम उठाते हैं। संस्थानों में परिवर्तन आता है किस प्रकार? शांति समझौते के बाद संस्थानों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलता है। यह परिवर्तन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचों में होते हैं ताकि स्थायी शांति की नींव रखी जा सके। ये जो परिवर्तन है ये राजनीतिक क्षेत्र में भी होंगे, सामाजिक में भी हो रहे हैं, आर्थिक में भी क्षेत्र में भी होंगे, जिससे स्थायी शांति की स्थापना की जा सके। फिर आता परिणाम, स्थायी शांति के मार्ग में इन सभी चुनौतियों के बावजूद एकत्रीकरण का उद्देश्य युद्ध से स्थायी शांति की ओर बढ़ना है। ठीक है, एकत्रीकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध को चेंज करके स्थायी शांति स्थापित की जा सके। यह निरंतर प्रक्रिया है, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, कुछ समय ऐसा नहीं है कि कुछ समय में आपने शांति स्थापित कर दी और खत्म हो गया, नहीं। आज आपने शांति स्थापित कर दी, कल हो सकता है संघर्ष होता है तो कल भी आपको शांति स्थापित करनी होगी। ठीक है, जिसमें धैर्य, समझदारी, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। तो ये हमने बात करी जो आपका टॉपिक है उपराष्ट्रीय संघर्ष के चरण। ठीक है, 3 चरणों की बात करी। पहले चरण में बहुत बड़े स्तर पर हिंसा होगी, दूसरे चरण में, ठीक है, हिंसा को समाप्त करके सरकार और विपक्ष द्वारा शांति की स्थापना की जाएगी, और तीसरे चरण में जो शांति स्थापित करने वाले आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चेंजेस किए जाएंगे ताकि शांति को बनाए रखा जा सके। फिर आता है एशिया में उपराष्ट्रीय संघर्ष। एशिया ने विश्व के कुछ सबसे बड़े हिंसक, अंतर्राज्यीय और उपराष्ट्रीय संघर्ष का अनुभव किया। ठीक है, एशिया में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो संघर्ष हुए हैं, उपराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय संघर्ष देखने को मिला है। इनमें से उपराष्ट्रीय संघर्ष सबसे लंबे समय तक चलने वाले, औसतन 40, ऐसे कई सारे संघर्ष हैं जो कि औसतन 40 साल तक चले हैं लगातार। ठीक है, और सबसे विनाशकारी रहे हैं। यह संघर्ष अक्सर असमान संसाधन वितरण, मतलब संसाधन जो उपलब्ध है उनका असमान वितरण हुआ, इसके लिए है। जातीय और धार्मिक तनाव के कारण हुए थे ये संघर्ष। हिंसक उग्रवाद या शहरी अपराध से ये संघर्ष प्रेरित हुए थे। जब ये संघर्ष राष्ट्रीय सीमाओं में फैलते हैं तो पड़ोसी समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विनाशकारी तरीकों से प्रभावित भी होती है। ठीक है, जब ये संघर्ष आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ये संघर्ष फैलते हैं तो हो सकता है उसके आसपास के क्षेत्र भी इस चीज से प्रभावित हो। एशिया में उपराष्ट्रीय संघर्ष के कुछ मुख्य कारण के बारे में बात करते हैं। पहला आता है राजनीतिक और आर्थिक हाशिए पर होने वाली की भावना। कई उपराष्ट्रीय समूहों का मानना है कि उन्हें सरकार द्वारा अनदेखा किया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रीय संघर्ष होने का एक ये भी कारण है, मतलब एशिया में उपराष्ट्रीय संघर्ष होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि कई सारे समूह ऐसा सोचते हैं कि सरकार द्वारा उन्हें अनदेखा किया जा रहा है उनकी, और वो हाशिए पर है, मतलब वो समाप्त होने वाले हैं, परंतु फिर भी सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये मानना है, हो सकता है सरकार के द्वारा यह चीज करी भी जा रही हो सकता है सरकार उन पर अनदेखा कर रही हो। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, उपराष्ट्रीय संघर्ष होगा। फिर दूसरा, पहचान का खतरा। इन समूहों को डर होता है कि सांस्कृतिक पहचान या भाषा खतरे में। ठीक है, उनको ये लगता है कि उनकी सांस्कृतिक भाषा या उनकी सांस्कृतिक पहचान जो है वो खतरे में है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं ताकि वो अपनी सांस्कृतिक भाषा और जो पहचान है उसको बचाए रख सकें। असमान संसाधनों का वितरण। असमान संसाधनों का वितरण भी एक इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि देखिए संसाधन तो एक लिमिटेड ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड संसाधन उपलब्ध हैं। और समाज में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उच्च वर्ग के लोगों को ज्यादा संसाधन और निचले वर्ग के लोगों को कम संसाधन मिलेंगे तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो होगा। ठीक है, तो असमान संसाधन का वितरण भी एक महत्वपूर्ण कारण है उपराष्ट्रीय संघर्ष का होने का। उपराष्ट्रीय संघर्ष के कुछ उदाहरणों की बात करें, अफगानिस्तान में तालिबान का विद्रोह, भारत में नक्सल विद्रोह, म्यांमार में रोहिंग्या संकट और थाईलैंड में दक्षिणी विद्रोह। ये जो 4 हैं ये किसके, उपराष्ट्रीय संघर्ष के उदाहरण हैं एशिया के अंतर्गत। इन संघर्षों में एशियाई देशों पर गहरा प्रभाव डाला। ये जो संघर्ष हुए, इन संघर्षों ने देश पर काफी गहरा प्रभाव डाला है। इसमें उन्होंने हजारों लोगों की जान ली, लाखों लोग विस्थापित हो गए और अर्थव्यवस्था का भी नुकसान पहुंचा। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जब संघर्ष होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर हम कहें राष्ट्रीय स्तर पर अगर संघर्ष हो रहा है तो उस समाज के लोग जो कि उससे काफी ज्यादा प्रभावित हैं, हो सकता है वो विस्थापित कर जाए, वो जगह छोड़कर किसी अन्य जगह पे चले जाए। तो बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, अर्थव्यवस्था को भी बहुत हानि पहुंची और साथ के साथ हजारों लोगों की जान भी गई। इन संघर्षों का समाधान करना भी एक काफी बड़ी चुनौती है। ठीक है, देखिए संघर्ष जो है वो होते ही है,
ठीक है। और साथ के साथ उन संघर्षों को समाधान करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि संघर्ष के कारण क्या है, संघर्ष की क्या मांग है, अगर संघर्ष हो रहा है तो किस लिए हो रहा है। ये सब चीजें अगर आपको पता है तो कुछ हद तक आप संघर्ष को कम कर सकते हैं। इसके लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज को की ओर से मजबूत प्रयास की आवश्यकता होगी। ठीक है, संघर्ष तभी समाप्त होंगे जब सभी लोग मिलकर एक मजबूत प्रयास करेंगे। इस प्रकार के पॉइंट अगर आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपके जो नंबर है वो काफी अच्छे खासे आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई भी पॉइंट पूछा जाता है, आपको कोई पॉइंट याद आ रहा है एक्स्ट्रा में, तो वो आप लिख दीजिए। आंतरिक बिंदुओं की बात करें, मतलब अतिरिक्त बिंदुओं की, तो एशिया में उपराष्ट्रीय संघर्ष जटिल और बहुआयामी है। जटिल है मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुआयामी है मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में फैले हुए हैं, केवल एक क्षेत्र में नहीं है। इनमें कई इनमें कोई आसान समाधान नहीं है। ठीक है, इनका कोई आसान समाधान नहीं है। शांति और पुनर्निर्माण के लिए सभी हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग की आवश्यकता है। शांति और पुनर्निर्माण के लिए क्या है, जो भी लोग संघर्ष में है, जिनका हित उस चीज को है, तो उन सबके साथ बैठ के बातचीत करनी होगी, तभी ये संघर्ष समाप्त हो पाएंगे। उपराष्ट्रीय संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र और शांति स्थापना के बारे में बात करें आसान शब्दों में, तो संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन शांति रक्षक अक्सर शांति व संघर्ष से ग्रस्त अत्यधिक अस्थिर क्षेत्रों में काम करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है वो शांति मतलब संघर्ष से ग्रस्त ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, वहां पे क्या करता है, शांति की स्थापना करने के लिए काम करता है। वे नागरिकों की रक्षा करने, संघर्ष के लिए स्थिर करने और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो नागरिकों की रक्षा करता है, स्थिर कानून बनाने के लिए काम करता है, ताकि जो संघर्ष है वो समाप्त हो सके और शांति बहाल की जा सके। वे शांति के लिए आवश्यक सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को भी मजबूत करते हैं। यूएन शांति रक्षक निम्नलिखित कार्य करते हैं। स्थानीय हितधारकों को शामिल करना, वे समुदाय और नागरिक समाज के संगठनों के साथ बातचीत करते हैं ताकि उनकी आवश्यकताओं और चिंताओं को समझ सके। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जो लोग हैं, जो शांति की स्थापना के लिए काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जिस जगह पे संघर्ष हो रहा है वहां के पार्टी से, लोगों से बात करते हैं ताकि ये समझ पाए कि संघर्ष क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर जो संघर्ष हो रहा है उनकी कोई चिंता है, तो उस चिंता को समाप्त करने का काम इन लोगों का होता है। स्थानीय संघर्ष प्रबंधन में भाग लेना, वे मध्यस्थता और सुलह के प्रयासों का समर्थन करते हैं ताकि हिंसा को रोका जा सके, शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दिया जा सके। स्थानीय संघर्ष प्रबंधन में भाग ले, उस स्थान पे संघर्ष प्रबंधन करने के लिए जो लोग हैं उनके साथ यूएन के लोग मिलकर काम करते हैं ताकि संघर्ष प्रबंधन का जो प्रोसेस है वो अच्छे प्रकार से किया जा सके, सुलह की जा सके दोनों पक्षों के बीच में। राज्य प्राधिकरण का विकास, वे सरकारी संस्थानों को मजबूत करने में मदद करते हैं ताकि वे सेवाएं प्रदान कर सके, कानून की व्यवस्था बनाए रखे। वो सरकारी संस्थान जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि शांति स्थापना के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ वो मिलते हैं, उनके मदद करते हैं ताकि सेवाएं प्रदान की जा सके और कानून की व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। यूएन शांति मिशन नागरिक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित कार्यों की बात करें तो ये जो कार्य हमने ऊपर पढ़े, यही वो 3 जो कार्य हैं वो यहाँ पे है। पिछले 2 दशकों में यूएन शांति स्थापना की प्रकृति बदली है। अब शांति मिशन अक्सर सक्रिय संघर्षों के दौरान तैनात किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे संघर्ष जो कि सक्रिय हैं, लगातार हो रहे हैं बिना रुके। ठीक है, जिस क्षेत्र में हो रहे हैं वहां पे शांति सेना को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, सक्रिय आप कह सकते हैं कि संघर्ष के दौरान तैनात किए जाते हैं लोगों को। इसका मतलब है कि शांति रक्षकों के बारे में बात करें, लड़ाकों को अलग करना और निशस्त्र करना, वे हिंसा को रोकने और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, शांति रक्षक जो हैं वो हिंसा को रोकने का काम करते हैं और शांति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, नागरिकों की रक्षा करने का काम करते हैं, मानवीय सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। समाज में जो लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना, जैसे बेसिक चीजें जैसे भोजन, आश्रय, चिकित्सा, देखभाल जैसी चीजों की सेवाएं उन्हें प्रदान करते हैं। यूएन शांति रक्षक कठिन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वे शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी, यूएन के जो शांति रक्षक है वो शांति के लिए काम करते हैं। जिस क्षेत्र में हिंसा हो रही होती है उस क्षेत्र में जाके तैनात होते हैं, प्रबंधन से बात करते हैं, सरकार से बात करते हैं और उन गुटों से भी बात करते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, ताकि शांति की स्थापना की जा सके। अगला टॉपिक आता है उपराष्ट्रीय संघर्ष के दौरान दानकर्ता और सहायता के बारे में बात करें। उपराष्ट्रीय संघर्ष के समय दानकर्ता और सहायक एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जब उपराष्ट्रीय संघर्ष हो रहा हो तो उस क्षेत्र में जो व्यक्ति दान करता मतलब हेल्प कर रहे हैं लोगों की, ठीक है, और सहायक एजेंसी
है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एजेंसियां नाजुक और संघर्ष प्रभावित राज्यों पर विशेष ध्यान देती हैं। ये जो एजेंसियां ये क्या करती हैं, नाजुक और संघर्ष प्रभावित देश जो राज्य, ऐसे राज्य जहाँ पे संघर्ष काफी हद तक हुआ है, वहां के लोग काफी हद तक परेशान है, उनकी क्या करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। उपराष्ट्रीय संघर्ष अक्सर मध्यम आय वाले अपेक्षाकृत मजबूत राज्यों में होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रीय संघर्ष कहाँ होते हैं, अक्सर मध्यम आय वाले, मतलब जिनकी, जहाँ पे लोगों की आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है, वहां पे लोग चीजों में फंस जाते हैं और कमजोर लोग हैं, वहां पे अपेक्षाकृत मजबूत राज्यों, मध्यम आय वाले अपेक्षाकृत कहाँ होते हैं, मजबूत राज्यों में होते हैं। इसीलिए उन्हें विदेशी सहायता कम मिलती है, जिससे दानकर्ताओं और नीतिगत प्रभाव सीमित हो सकते हैं। अब देखिए, उपराष्ट्रीय संघर्ष, ठीक है, ऐसे आपको भी पता है, जहां पे अच्छी खासी व्यवस्था होगी वहां पे उपराष्ट्रीय संघर्ष होने के चांसेस कम है, परंतु जहां पे उपराष्ट्रीय, मतलब जहां पे व्यवस्था कमजोर होगी, ठीक है, वहां पे उपराष्ट्रीय संघर्ष हो सकते हैं, तो वहां के लोग उस चीज से प्रभावित होते हैं। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय, वहां पे उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आप कहें कि जो सहायता है वो भी प्राप्त नहीं हो पाती है। सहायता का प्राथमिक जो फोकस है वो किन चीजों पे होता है जब सहायता प्रदान की जाती है, अधिकांश सहायता संघर्षों के मुद्दों पर केंद्रित नहीं होती। ठीक है, अधिकांश जो सहायता मिलती है वो संघर्ष के मुद्दों पर केंद्रित नहीं होती, मतलब उसका मेन केंद्र या फिर फोकस मुद्दों पे नहीं होता। बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास, सेवा वितरण जैसे पारस्परिक विकास क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। जब सहायता दी जाती है तो किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाता है, आवश्यक आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, सेवा वितरण जैसे पारंपरिक विकास के जो क्षेत्र है उन पर ध्यान दिया जाता है। फिर संघर्ष और विकास के बीच संबंध को समझा जाता है। ठीक है, संघर्ष और विकास के बीच में क्या संबंध है, इस चीज को समझने किया जाता है। और इस दिशा में कुछ विकास सहयोगकर्ता सरकार और एजेंसियां काम करती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या करती है, सरकारी एजेंसी या फिर सहयोगकर्ता की जो एजेंसी है वो काम करती है। शांति निर्माण की बात करें, सहायता का प्रभाव तब अधिक होता है जब संघर्ष से शांति के और राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करती है। ठीक है, सहायता का प्रभाव कब ज्यादा होता है, जब राजनीतिक पॉलिटिकल चीजें भी शांति की स्थापना करने में हेल्प कर रही हो, तभी जो सहायता मिल रही है वो काम में आती है। प्रभावी बदलाव के लिए स्थानीय स्वामित्व जरूरी है। ठीक है, प्रभावी बदलाव के लिए उस क्षेत्र में प्रभावी बदलाव अगर आपको लाना है तो स्थानीय स्वामित्व, उस स्थान का स्वामित्व आपको जरूरी है। लेकिन बाहरी वैधता, सलाह और सामग्री सहायता भी महत्व, बाहर से मिलने वाली सलाह हो गई, सामग्री हो गई, हेल्पफुल चीजें हो गई, ये भी जरूरी है शांति की स्थापना करने के लिए उस क्षेत्र में। विश्वसनीय बदलाव की अनुपस्थिति से पारस्परिक सहायता कार्यक्रमों का उपराष्ट्रीय संघर्ष की गतिशील की और महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता। विश्वसनीय बदलाव और अनुपस्थिति, देखिए, बदलाव का विश्वास की अनुपस्थिति होना है, मतलब आपको विश्वास है कि बदलाव होगा, इस चीज की अगर अनुपस्थिति है तो क्या होगा, जो उपराष्ट्रीय संघर्ष है वो गतिशीलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, ये पॉइंट कुछ खास है नहीं, जैसे कि आपके बुक में दिया गया था, ये सारे पॉइंट्स वहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, बुक में आपके पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं, वो हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो मेनली क्या है इन चीजों में कि ये पॉइंट बस आपको याद होने चाहिए ताकि आप इनके आंसर बना सके एग्जामिनेशन के दौरान। सरकारी प्रयास की बात करें, अगर बाहरी सहायता मिल रही है तो विकास या नगद के माध्यम से आबादी का समर्थन जीतने के सरकारी प्रयासों का जनता पर खास प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है, विकास या फिर नगद पैसा, विकास करना या फिर नगद पैसे के माध्यम से क्या होता है, आबादी का समर्थन जीतना, जो आबादी है उस क्षेत्र की उसका समर्थन जीतना सरकार पर कोई खास प्रभाव डालता नहीं है। लोग सहायता को स्थानीय नेताओं या क्रियान्वयन भागीदारी से जोड़ते हैं। ठीक है, लोग जो है सहायता को किस चीज से जोड़ते हैं, स्थानीय नेताओं या फिर उनके द्वारा किए गए क्रियान्वयन भागीदारी से जोड़ते हैं, ना कि दाता या केंद्र सरकार से। जिस व्यक्ति ने दिया है उससे नहीं जोड़ते, ना कि केंद्र सरकार से जोड़ते हैं। लोग किस चीज को जोड़ते हैं, अपने क्षेत्र के नेता से जोड़ते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों से जोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप स्थानीय शक्ति रचनाओं को सुदृढ़ करती है। विश्व बैंक और चीन की भूमिका की बात करें, विश्व बैंक संघर्ष संवेदनशील कार्यक्रम निर्माण में एक वैश्विक नेता है। विश्व बैंक क्या है, संघर्ष संवेदनशील कार्यक्रम निर्माण, ऐसे कार्यक्रम का मतलब संघर्ष को संवेदनशील संघर्षों को कम करने के लिए जो कार्यक्रम का निर्माण करता है उसमें विश्व बैंक वैश्विक नेता है, मतलब विश्व में एक ही नेता है। इसका उद्देश्य मानवीय कार्यवाही, विकास और सुरक्षा के दायरों में संघर्ष निवारण नीतियों के अनुरूप सहायता आवंटन करना है। विश्व बैंक का काम क्या है, मानवीय कार्यवाही, विकास, सुरक्षा के दायरे में संघर्ष का निवारण करने की नीतियों का
तैयार करना। चीन की सहायता चीन की सहायता कम शर्तों और प्रतिबंधों के साथ मिलती है। चीन की सहायता क्या है? कम शर्तों और काफी सारे प्रतिबंधों के साथ मिलती है। इसका फोकस आर्थिक लक्ष्य पर होता है। ठीक है, चीन की हेल्प तभी मिलेगी जब आप उनके कुछ कंडीशंस मानते हैं। ठीक है, चाहे कंडीशंस कम ही क्यों ना हो, और साथ के साथ आपको प्रतिबंध भी मिलेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। तो और इसका मेन फोकस किस पे होता है? आर्थिक चीजों पे होता है। चीन का लचीलापन और आर्थिक आपसी लाभ पर बल विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, चीन का लचीलापन और जो आप कह सकते हैं आपसी लाभ है, वो किस चीज पर? उस क्षेत्र के जहां पे संघर्ष हो रहा है उसके विकास पर बढ़ावा देता है। चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उन इलाकों में अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं जिससे संघर्ष में कमी आ सकती है। ठीक है, चीन उन क्षेत्रों में आर्थिक आप कह सकते हैं कि सहायता ज्यादा प्रदान करता है जिन क्षेत्रों में संघर्ष में कमी आ सकती है। इस प्रकार उपराष्ट्रीय संघर्ष के दौरान दानकर्ता और सहायता एजेंसियों की भूमिका जटिल और बहुआयामी है। वे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं, अपनाते हैं। बात करें उपराष्ट्रीय शासन, उपराष्ट्रीय संघर्ष का समाधान। उपराष्ट्रीय शासन हिंसा, संघर्ष के विनाशकारी परिणामों को कम करने के लिए एक प्रभावी समाधान के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रीय शासन क्या है? हिंसा, संघर्ष और विनाशकारी चीजों का जो परिणाम है उसको कम करने के लिए उभरा है। यहाँ पे हम उपराष्ट्रीय संघर्ष की बात नहीं कर रहे, उपराष्ट्रीय शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो कि उभरा है अपने क्षेत्र में विनाशकारी संघर्ष को रोकने के लिए। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नए राजनीतिक समझौतों के माध्यम से अंतर्राज्यीय संघर्ष को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो आप कह सकते हैं समुदाय है वो क्या कर रहे हैं? नए नए समझौते कर रहे हैं राजनीतिक, ताकि जो संघर्ष है उसको हल किया जा सके, जो उपराष्ट्रीय शासन को मजबूत करने पर जोर देते हैं। ठीक है, ऐसे समझौते किए जा रहे हैं जो कि उपराष्ट्रीय शासन व्यवस्था को क्या करने? मजबूत करने पर जोर देते हैं। यह महसूस किया गया कि उपराष्ट्रीय शासन जिसमें स्थानीय स्तर पर सरकार की भूमिका और शक्ति का विभाजन शामिल है, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह महसूस किया गया कि जो उपराष्ट्रीय शासन व्यवस्था है जिसमें स्थानीय स्तर पर सरकार की भूमिका, शक्ति का विभाजन शामिल है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर जो सरकार है उसकी शक्तियों में विभाजन होगा। पूरी की पूरी पावर किसी एक आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या फिर एक पार्टी के पास नहीं होगी, शक्तियों का विभाजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विभाजन शामिल है, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रीय शासन का महत्व की बात करें तो स्थानीय विकास लक्ष्य SDG 16 का उद्देश्य शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना है। ठीक है, SDG जो आप कह सकते हैं 16 मतलब 16 का उद्देश्य क्या है? शांतिपूर्ण समावेशी समाज को बढ़ावा देना, जिससे न्याय की पहुंच हो और सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेह संस्थानों का निर्माण किया जा सके। ठीक है, सभी स्तरों पर संस्थान जो है उनका निर्माण किया जा सके ताकि वो जवाबदेह हो किसी चीज को लेके। उपराष्ट्रीय शासन को मजबूत करने के प्रयास का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रतिबद्ध है। ठीक है, उपराष्ट्रीय जो शासन व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या है? प्रतिबद्ध है। वो इसके लिए काम कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबद्ध है, जिससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। विश्व बैंक की भूमिका की बात करें, विश्व बैंक ने उपराष्ट्रीय शासन और संघर्ष को केंद्रीय विषय के रूप में मान्यता दी है। विश्व बैंक ने किसको? उपराष्ट्रीय शासन को और संघर्ष को केंद्रीय विषय मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक माना है, विषय माना है। ठीक है, किसने? विश्व बैंक ने, कि भाई अगर उपराष्ट्रीय शासन की हम सबसे ज्यादा मत करेंगे और जो संघर्ष हो रहा है उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए इसको केंद्रीय विषय के रूप में माना है। 2017 की विश्व विकास रिपोर्ट में पाया कि सत्ता साझाकरण संस्थानों जो संतुलन और शक्ति विभाजन करते हैं हिंसा को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, 2017 की विश्व रिपोर्ट में ये पाया गया कि ऐसी व्यवस्था जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पावर बटी हुई है, वो लोग शांति का निर्माण करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, सत्ता साझाकरण संस्थान, ऐसे संस्थान जिनमें सत्ता साझा होती है वो संस्थान क्या करते हैं? हेल्प करते हैं शांति का निर्माण करने में काफी हद तक। फिर आता है विश्व बैंक हर साल लगभग $3 बिलियन का आवंटन करता है, जिससे स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए समुदाय संचालित विकास परियोजना का समर्थन किया जा
सके। विश्व बैंक क्या करता है, हर साल $3 बिलियन का जो पैसा है उसको आवंटित करता है, किस लिए, ताकि स्थानीय शासन को मजबूत किया जा सके और जो आप कह सकते हैं कि संघर्ष हो रहा है उसको कम किया जा सके। फिर आता है उपराष्ट्रीय शासन की क्षमताएं की बात करें। राष्ट्रीय एकता का मार्ग। उपराष्ट्रीय शासन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह विभिन्न समुदायों को शामिल करके उनकी आवाज को सुनकर एकता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, क्या करता है, राष्ट्र में जो शासन व्यवस्था है वो एकता को बढ़ावा देती है कि सभी पार्टी एक साथ आए और एक साथ जुड़ के काम करें। दूसरा आता है गृह युद्ध और राजनीतिक समाधान। गृह युद्ध के राजनीतिक समाधान के रूप में उपराष्ट्रीय शासन महत्वपूर्ण है। गृह युद्ध अगर हो रहा है तो वहां पे राजनीतिक समाधान के लिए क्या जरूरी है, उपराष्ट्रीय शासन व्यवस्था आवश्यक है। ये विभिन्न समूहों के बीच सत्ता संसाधनों के वितरण में संतुलन बनाता है, जिससे गृह युद्ध समाप्त करने में मदद मिलती है। क्या करता है कि भाई जो चीजें उपलब्ध है संसाधन उनके बीच में समानता बनाता है, ताकि ये जो चीजें हैं वो ठीक प्रकार से हो सके और गृह युद्ध समाप्त हो सके। तीसरा पॉइंट आता है अलगाववाद आकांक्षाओं को रोकना। अलगाववाद आकांक्षा है जैसे कि जिन लोगों को या जिन संघर्ष करने वाले लोगों को अपना अलग राज्य चाहिए, क्षेत्र चाहिए, उन आकांक्षाओं को रोकना, ताकि जो पूरा पूरा देश है वो सही प्रकार से काम कर पाए। ठीक है, अलगाववाद आकांक्षाओं की जो हिंसा है उनको बदलने से रोकना, या फिर स्थानीय समूहों को पर्याप्त शक्ति देकर उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं, जिससे अलगाव की बजाय संघर्ष सहयोग की ओर प्रेरित हो। फिर आता है जमीनी मांगों के प्रति उत्तरदायित्व। उपराष्ट्रीय शासन स्थानीय मांगों के प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है, उपराष्ट्रीय जो शासन है व्यवस्था है वो स्थानीय मांग, उसके उस क्षेत्र में मांगे जो लोग हैं उनके द्वारा मांगी गई मांगों के प्रति उत्तरदायित्व है, उसको उत्तर देना होगा उन मांगों के लिए। यह केंद्रीय नीतियों के लिए स्थानीय समर्थन जुटाने का एक तंत्र प्रदान करता है, जिससे शासन की और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब स्थानीय उपराष्ट्रीय जो शासन व्यवस्था है वो उत्तरदायित्व है उसका, उसके पास उत्तरदायित्व है कि उसको उत्तर देना होगा उन लोगों को जो उस क्षेत्र में है और वो मांग कर रहे हैं किसी चीज की। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट, आप कह सकते हैं कि चैप्टर यूनिट 3 का बी पार्ट। ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट मतलब जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कराया, जितने नोट्स हैं वो सारे के सारे हमने इस चैप्टर में एक्सप्लेन करें, जो कि आपकी बुक में बताए गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आपने जरूर बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, उसको जाके चेकआउट करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए। ठीक, और तो और ये ऐप में आपको नोट्स, कॉलेज के नोट्स, ठीक है, बुक्स, स्टडी मटेरियल, साथ के साथ एडमिट कार्ड की लिंक्स और एक डेट शीट की लिंक्स आपको सबकी सब वहीं देखने को मिल जाएगी। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐप में आपका SQL का सारा मटेरियल वहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।